राधे राधे दोस्तों, मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। हम आज यहां से साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखा था और एक चैप्टर की शुरुआत करी थी, वेव। उसी वेव को आज थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा वेव के बारे में बता देता हूं आपको, ताकि जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनको भी अच्छी आउटपुट मिल सके। मेहनत करते रहें, मेहनत से पीछे कदम पीछे मत करें। बस इतना सा अगर आप काम करते हैं तो पक्का आपको सक्सेस मिलेगी, मैं इंश्योर करता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा वेव के बारे में जो बताया था, तरंग के बारे में बताया था, जो वेव के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट कैरी एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तरंग वह कंपन है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इंग्लिश में कहेंगे, इट इज ए डिस्टर्बेंस दैट कैरी एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सपोज करिए 5 पर्सन हैं, एक लाइन में खड़े हैं। 5वें पर्सन का घनघोर दुश्मन है एक, 5वें नंबर का घनघोर दुश्मन है एक। अब ये 5वां नंबर चाहता है कि मैं एक नंबर को टक्कर मारकर गिरा दूं, लेकिन बीच में है 3 और मेंबर्स, तो वो कैसे इसको गिरा सकता है? तो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा बताया था कि वो क्या कर सकता है। अगर उसके अंदर ताकत है, पावर है, तो वो क्या करेगा? चौथे को डिस्टर्ब करेगा। चौथा, जब चौथे को धक्का देगा तो चौथा गिरेगा तीसरे पे, तीसरा दूसरे पे। इस तरह से क्या हुआ? 5वें की वजह से 4th डिस्टर्ब हुआ, और 4th की वजह से 3rd, 3rd की वजह से 2nd, और 2nd ने फिर क्या करा? फर्स्ट वन को गिरा दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी ही तो ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ही तो 5th पर्सन से 1st पर्सन की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो ये ऐसा ही सेम होता है वेव के केस में। जिस प्रकार मैंने आपको एग्जांपल दूंगा, साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। अगर आप मुंह के आगे हाथ रखेंगे इस तरीके से, तो आप फील करेंगे कि अंदर से एक पुशिंग आ रही है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसके कारण जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो एयर पार्टिकल क्या कर रहा है? एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, इस तरीके से जो साउंड है मेरे से आप तक पहुंच रहा है, मेरे से आप तक पहुंच रहा है। तो यही एकमात्र वेव यही करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। क्लियर हो गए यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था जो मेरी वेव होती है, तरंग होती है, ये बेसिकली 2 तरह की होती है, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, और ईएम वेव। ईएम वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैंने आपको एक चीज लास्ट लेक्चर में ये करवा चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नए जुड़े हैं उनका बेसिक ना रहे। ये बिल्कुल बेसिक है, अगर ये बेसिक करेंगे तभी इमारत बड़ी और मजबूत खड़ी होगी। चलिए, यांत्रिक तरंगे, जिन्हें चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम।
जिन्हें चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम क्या हो सकता है? वो माध्यम हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो माध्यम हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर ठोस, द्रव, गैस। तो जिन तरंगों को चलने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कोई एक मीडियम चाहिए, वो यांत्रिक तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। तो यांत्रिक तरंगें क्या करेगी? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएंगी बाय द मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों नहीं होते, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों नहीं होते, उसे बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। दैट मीन्स कि यांत्रिक तरंगें निर्वात में गति नहीं कर सकती, निर्वात में गति नहीं कर सकती। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब आप पूछोगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए और क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। जैसे एग्जाम्पल है इसका साउंड वेव, ध्वनि तरंग। सर थ्योरी तो बता दिया आपने, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क ही आना चाहिए आपके दिमाग में कि क्वेश्चन क्या आएगा। देखो पेपर में क्वेश्चन आया, चांद पर ध्वनि सुनाई नहीं देती क्यों? वाई साउंड इज नॉट ट्रेवल एट मून, वाई? बिकॉज इट इज ए मैकेनिकल वेव। चांद पर तो कोई ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वहां पे तो निर्वात है। तो निर्वात में तो ध्वनि तरंगे ट्रेवल ही नहीं कर सकती, इसीलिए चांद पर हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती या रॉकेट की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। यानी कि ये लेक्चर अगर हम चाहें तो हम चांद पर नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपोजिट है बिल्कुल, इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम नहीं चाहिए, ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भैया हमें तो। हम तो बिंदास ही ठीक हैं, हम तो बिंदास ठीक हैं, अपने आप अकेले दम पर चलेंगे। हमें नहीं कोई पार्टिकल चाहिए, हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, हम तो बिंदास अपने दम पर चलेंगे, अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोग सोचकर बैठे हैं कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम अपने दम पर लेंगे। चलिए अगर आप जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब पर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये निर्वात में गति कर सकती हैं, निर्वात में गति कर सकती हैं क्योंकि इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम ही नहीं चाहिए। तो निर्वात, जहां माध्यम नहीं होगा वहां निर्वात होगा। और इसका एग्जांपल है सबसे पहला सनलाइट। अगर आप सूर्य को देखोगे और पृथ्वी को देखोगे तो इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। तो सर इनके बीच में माध्यम नहीं है तो सनलाइट कैसे आ रही है? सनलाइट आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचता है? सनलाइट आर रिफ्लेक्ट ऑन द अर्थ बाय विच? तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और भी एग्जांपल आ जाएंगे इसके, जैसे एक्सरे, यूवी रे, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। सो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी अलग से पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको क्लेरिफाई होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले एक बार, क्योंकि इतना पता होना चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं, नहीं तो अभी नोट साथ के साथ अगर नोट्स बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा है, स्पीड बढ़ेगी आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। देखो जो यांत्रिक तरंगे होती है बेसिकली दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं सर।
लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। दूसरी है ट्रांसवर वेव। ट्रांसवर वेव, इन्हें बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे। अब सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल आपको जानना भी चाहिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस जानने से पहले आपको दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये इन्हें चलने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से कुछ भी चाहिए, यानी कि इन्हें किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए। अगर माध्यम होगा तो माध्यम के कण होंगे, मीडियम होगा तो मीडियम के पार्टिकल होंगे। तो मैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पहले लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बताता हूं, अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में बताता हूं, ताकि और ज्यादा क्लेरिफाई आपको हो सके। देखिए, जब माध्यम के कणों की दिशा, माध्यम के कणों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ द पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ propagation of the wave, direction of the propagation of wave, तरंग की दिशा दोनों एक ही हों, तरंग की दिशा और माध्यम के कणों की दिशा दोनों एक ही हों, तो उसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अब HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, या SSC CHSL में आया था क्वेश्चन, कि जब माध्यम के कणों की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होती है तो वो कौन सी तरंगे होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। व्हेन डायरेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है साउंड वेव, और भी एग्जाम्पल बता दूंगा, लेकिन अभी है साउंड वेव। यानी कि अभी हमने पढ़ा था ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूं ना, तो जो हवा के आपके और मेरे बीच में मीडियम क्या है? एयर। एयर यानी कि गैस। क्या है? गैस। तो जो गैस के कण हैं, हवा के कण हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो एयर पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? इस डायरेक्शन। और मेरी जो वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों की सिमिलर डायरेक्शन है। अगर दोनों की सिमिलर डायरेक्शन है, दैट मीन्स वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर आप पेपर उठा के देखोगे रेलवे के, एसएससी के, तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन जनरेट हुआ है, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या आपको क्लियर हो गई इतनी सी बात? क्या आपको क्लियर हो गई? देखो, इसमें जो माध्यम के कण होंगे वो आगे पीछे होंगे। इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो आगे पीछे होते हैं जी। टू एंड फ्रो। कहां होंगे माध्यम के कण? आगे पीछे, टू एंड फ्रो। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक तो साउंड वेव आ जाएगा, सेकंड आपका प्राइमरी वेव आ जाएगा, प्रेशर वेव आ जाएगा। देखो, ध्वनि तरंगे, प्राथमिक तरंगे और दाब तरंगे। देखो, इसमें से प्रेशर तो साउंड में भी जनरेट हो रहा है। प्रेशर, हम जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसके कारण जनरेट होता है। इसमें शायद आपको यह नहीं पता होगा, प्राइमरी
प्राइमरी वेव। जब भूकंप आता है ना, भूकंप, तो तीन तरह की तरंगें उत्पन्न होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव। यानी प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और धरातलीय तरंगे या स्थलीय तरंगे बोल देते हैं उनको। तो ये जो प्राइमरी वेव है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास कर सकती है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सी तरंग अर्थ के सेंटर से जा सकती है। तो देखो, अर्थ जैसा हमें नजर आता है वैसा नहीं है। अर्थ ऊपर से सॉलिड है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास कर सकती है, तो वो कौन सी वेव है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अर्थ के सेंटर से कौन सी वेव पास कर सकती है, तो प्राइमरी वेव आप आंसर मार देंगे। होप सो आपको अनुदैर्ध्य तरंगे या यूं कहूं लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको समझ आ गया होगा, और क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगे, प्राथमिक तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आपने आंसर क्या बताना है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, इतना नोट कर लीजिए। अब इस साइड से मैं क्लियर कर रहा हूं इतना, ताकि आप लोगों को मैं इस साइड लिख सकूं। चलिए अब बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगों की। देखो, जब माध्यम के कणों की दिशा यहां अलग से लिख रहा हूं आपके लिए, ट्रांसवर वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। देखो, जब माध्यम के कणों की दिशा डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू दी, यानी लंबवत होगी किसके? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तरंग की दिशा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? लंबवत होंगी। ट्रांसवर का मतलब ही क्या होता है? दोनों एक दूसरे पर क्या होंगी? 90 डिग्री के कोण पर होंगी। दोनों एक दूसरे के किस पर होंगी? 90 डिग्री। वहां पर क्या था? दोनों एक दूसरे के क्या थी? समानांतर थी, पैरेलल थी। यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहे थे, उसी माध्यम में क्या जा रही थी? वेव जा रही थी। उसी डायरेक्शन में क्या जा रही थी? वेव जा रही थी। यहां पर क्या है कि जो पार्टिकल हैं वो तो इस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो वेव जा रही है वो 90 डिग्री पर जा रही है, लंबवत जा रही है, एक दूसरे के लंबवत है। तो ऐसी तरंगों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर वेव बोलते हैं। इसमें जो माध्यम के कण होंगे वो ऊपर नीचे होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है? इसमें माध्यम के कण ऊपर नीचे होते हैं। पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज अप एंड डाउन। ठीक है जी। अब आपने कभी तालाब में पत्थर मारा होगा, तालाब में अभी आपने पत्थर मारा होगा, तो जब आप तालाब में पत्थर मारते हो तो वाटर तो जाता है नीचे, लेकिन वेव कहां जनरेट होती है? वेव कहां जनरेट होती है? ऊपर। तो दोनों के बीच कोण कितना बन गया? 90 डिग्री का। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वेव इन ए पॉन्ड इज द एग्जांपल ऑफ, तालाब में उत्पन्न तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। दूसरा, स्ट्रिंग वेव, धागा तरंग। धागा तरंग। देखो, एक धागे को आप
इस तरीके से लाते हैं तो उसके पार्टिकल जो होते हैं ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन वेव कैसे ट्रैवल करती है, इस तरीके से। तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होंगे, लेकिन वेव कैसे ट्रैवल करेगी, इस डायरेक्शन में। तो आपका ये होगा। तीसरा एग्जांपल है इसका सरफेस वेव, जो इंपॉर्टेंट है। धरातलीय तरंगे या स्थलीय तरंगे। जब भूकंप आता है तो तीन तरह की तरंगे उत्पन्न होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस। तो सरफेस वेव किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। पेपर में इसका क्वेश्चन आता है सबसे विध्वंसकारी, मोस्ट डेंजरस जो वेव है वो कौन सी होती है, सरफेस वेव। यही नुकसान पहुंचाती है जी। ये अर्थ के सरफेस पर इस तरीके से चलेंगी ताकि, और इससे अब आपके नीचे से कोई इस तरीके से कुछ निकल जाए तो क्या होगा, तो ये क्या करेंगी आप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंगे। एक और एग्जांपल आया है इसका, लाइट वेव। जो प्रकाश तरंग होती है, जो प्रकाश तरंग होती है उसकी प्रवृत्ति भी ट्रांसवर्स होती है, यानी कि अनुप्रस्थ होती है। होप सो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। एक बार देख लीजिए, कुछ दिक्कत आ रही है तो नोट कर लीजिए कि इसमें क्या है। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, अनुपस्थ तरंगे वह तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कणों की दिशा और तरंग की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती हैं। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज अप एंड डाउन, यानी कि जो माध्यम के कण होंगे वो ऊपर नीचे होंगे। तो इसके फ्यू एग्जांपल्स मैंने आपको बताए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला पे नेक्स्ट चलते हैं हम। क्लियर हो गया होगा आपको इतना तो। चलिए नेक्स्ट, टर्म्स। टर्म्स तथ्य। जो टर्म्स लिखवा रहा हूं ये वेव से रिलेटेड लिखवा रहा हूं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मैं बोलूंगा कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जब तक हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ही नहीं पता, यानी कि ये बेस है, ये चैप्टर का बेस है। वेव पूरा का पूरा, एक वेव अलग से आ जाएंगी, साउंड वेव अलग से पढ़नी है हमारे को, लाइट वेव अलग से पढ़नी है। तो जब साउंड और वेव, जब लाइट वेव हम जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। बस आपके दिमाग में अब एक बात छप जानी चाहिए कि जो वेव होती है वो इस तरह से बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जो ऊपर का जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्रस्ट, शीर्ष, ट्रफ, गर्त। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ बनता रहेगा। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। देखिए अब इसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आ जाती है आपकी एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है जी? वेव कई कई तरह की होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है, स्क्वायर भी होती है, आपकी साइन वेव भी होती है, कोसाइन वेव भी होती है। तो ये मैंने साइन वेव बनाई है, और आपके दिमाग में यही छपनी चाहिए कि वेव इसी तरह की होती है, क्योंकि हमने कोई थ्योरी नहीं लिखनी, ना ही हमने कोई थियोरेटिकल पेपर देना है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं। चलिए देखते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, किसी तरंग की अधिकतम ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, तरंग की ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, तरंग की अधिकतम ऊंचाई। तो तरंग की अधिकतम ऊंचाई कहां से आएगी? मिड से लेकर यहां तक, ये तरंग की मैक्सिमम हाइट होगी। और आप लोगों को वेल पता है कि हाइट को किसमें मेजर करते हैं, ऊंचाई को किसमें मापते हैं? ऊंचाई का मात्रक क्या होता है? ये लेंथ ही तो माप रहे हो अब यहां से यहां तक। तो लेंथ का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया? मीटर। यही पेपर में पूछा हुआ है कि एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर।
किसी तरंग की अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। देखिए, जितने एक सेकंड में, जितने एक सेकंड में ये वेव जनरेट हो रही हैं, यानी कि एक सेकंड में जितनी तरंग उत्पन्न हो रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। नंबर ऑफ साइकिल इन दी 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में उत्पन्न तरंग की संख्या। जैसे इसमें कितनी बन रही है? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी जितनी भी बनेगी। तो मान लो 7 बन रही है तो 7 इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो हर्ट्ज होता है जी। अब आप पेपर उठा के देख लेना, पिछले कितनी बार पेपर में आ रखा है कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए, बहुत बारीकी से और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जब हम डीप में पढ़ेंगे तभी हम इजीली इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? क्रैक कर पाएंगे। ये आपका बहुत बार पेपर में, जहां मैं कहता हूं बहुत बार लिखा हो, बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार मैंने सुना है, बहुत बार ही मैंने आपको बताया है, तो वो चीज़ों को आप अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको डिफरेंस, आपके और दूसरे स्टूडेंट में डिफरेंस लाएंगी। क्योंकि सारा मैटर तो हमने पढ़ना ही है, ताकि अगर कुछ 19-20 हो जाए तो दिक्कत ना आए एग्जाम में। लेकिन वो तो अच्छे से पढ़िए जो मैंने बार बार एग्जाम में देखा हुआ है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। कोई नया क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं बनता। कोई भी एग्जामिनर होगा, चाहे मैं आपको एग्जामिनर बना दूं, तो भी आप क्या करोगे? सिमिलर क्वेश्चन बना, पिछले लास्ट एग्जाम देखोगे, उसी पैटर्न के हिसाब से देखोगे। फिर कोई एक आधा क्वेश्चन नया जनरेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देंगे। यही काम होता है, आज तक यही होता है। तो नोट कर लिया होगा आप सबने यहाँ तक। तो इसको किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। अब ये वेव से रिलेटेड ही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था वेव को आपने क्या ध्यान में रखना है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य। देखो, नाम से पता लग रहा होगा, लेंथ ऑफ ए वेव। तरंग की दैर्घ्य, तरंग की दैर्घ्य एक सिंगल साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। जो ये वेव है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, जितनी इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है, उसी को उसकी वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ में ये कह सकता हूँ कि वेव लेंथ ऑफ ए वेव, लेंथ ऑफ ए वेव, तरंग की लंबाई, एक तरंग की लंबाई कितनी है, उसी को उसकी वेवलेंथ कहते हैं। और आपको पता है लेंथ, लंबाई, लंबाई की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है? कमेंट में बताएंगे पहले कि मात्रक, लंबाई का मात्रक या लेंथ का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो ये वेव की लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं? लैम्बडा से। उल्टा वाई, लैम्बडा से। कैसे करते हैं? लैम्बडा से करते हैं, उल्टा वाई से इसको डिनोट करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है?
रिलेशन का मतलब दोनों के बीच क्या संबंध है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं जी। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, अगर तरंग दैर्घ्य घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। इफ वेवलेंथ विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, तो एक दूसरे के इनवर्स हैं। जहां भी पूरी फिजिक्स में आपको ये लिखा हुआ आ जाए A = 1/b, दैट मीन्स B विल इंक्रीज A विल डिक्रीज, B विल डिक्रीज A विल इंक्रीज, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, अपोजिट रिलेशन है। यहां पर भी क्या है, अपोजिट रिलेशन है। तो सपोज करो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं यहां से, तो सपोज करो आप कि ये मेरे पास एक वेव है जिसकी 3 हर्ट्ज आवृत्ति है। कितने हर्ट्ज की आवृत्ति है, 3 हर्ट्ज आवृत्ति है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, इतनी। ये वेवलेंथ कितनी है, इतनी। अब अगर मैं इसकी वेवलेंथ को कम कर दूं, मैंने क्या करा, वेवलेंथ को कम कर दिया, तो देखो पहले कितनी 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही थी, अब 1 2 3 4 5 6 7, उतने में ही 7 हर्ट्ज की आ रही है। यानी कि अगर जैसे ही मैंने वेव को छोटा किया तो वेव की जो कॉन्टिन्यूटी आएगी वो ज्यादा आएगी। ये रिलेशन ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया होगा इतना आपको कि वेवलेंथ क्या होती है, और वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। जिस चीज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। तो अब सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल, किसी वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, देखो यहां से यहां तक वेव बनने में जितना समय लगा, यानी कि एक तरंग के बनने में जितना समय लगता है, टोटल टाइम required to form a cycle of the wave, ये जो एक साइकिल बनने में जितना समय लगा है। अब आपको पता है कि टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड। मात्रक क्या आ जाएगा इसका, सेकंड। जो टाइम पीरियड होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम कोई भी हो पूरी फिजिक्स के अंदर तो आपने उसका यूनिट क्या मारना है, सेकंड ही मारना है। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है सर, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब एक वेव बनने में ज्यादा टाइम लगा रही है, तो उतनी ही उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए अगर यहां से यहां तक बनने में मान लो 2 सेकंड लग रहे हैं, और एक वेव है जिसको यहां से 2 सेकंड में वो 2 बार घूम रही है, तो इसका मतलब अगर इसकी देखूं तो ये 1 सेकंड में एक साइकिल बन रहा है, दूसरे सेकंड में दूसरा साइकिल बन रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब टाइम पीरियड कम हो रहा है। लेकिन जब टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दोनों के बीच क्या है, रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, सिमिलर नहीं है। क्लियर होगी बात। लास्ट जो हमारा जो वेव का जो बेसिक है वो है स्पीड। स्पीड ऑफ द वेव।
तरंग की चाल, तरंग की चाल। देखो, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखो, स्पीड, दूरी को मापते हैं हम मीटर में और टाइम को मापते हैं हम सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पे? मात्रक नहीं निकालना, हमने निकालना क्या है? स्पीड क्या होती है। तो याद रखना, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। दैट मीन्स जो मेरा डिस्टेंस हो गया वो लैम्डा के इक्वल हो गया यहाँ पे। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा अपॉन टी, क्योंकि यहाँ वेव के अंदर डिस्टेंस नहीं होता, क्या होता है? वेव लेंथ होती है। और अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होता है? टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो 1/t क्या हो गया? एफ हो गया। तो मैं यहाँ पे 1/t की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एफ। तो मैं अगर किसी भी तरंग की, वेव की मुझे स्पीड निकालनी है तो वो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा। आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य ही मेरी क्या होती है? चाल होती है जी। जैसे एक आरआरबी रेलवे के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी की एक की फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻12 हर्ट्ज और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसकी लैम्डा निकालना था। तो इजीली निकाल सकते हो लैम्डा। लैम्डा क्या आएगा? एस अपॉन एफ। बस इसको सॉल्व ही करना है, सिर्फ इस पॉइंट्स को यहाँ रखकर। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा मैथमेटिक और थोड़ा सा आपको इसको जानना है, बस इतनी सी बात है, बहुत आसान है। चलिए, आज मैंने आपको वेव का पूरा बेसिक वाला चैप्टर आपको क्लियर करवा दिया है। एक बार इसे पढ़िए अच्छे से, इसी के बेस पर जल्दी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ताकि आप लोग ये देख सकें कि कितनी आप लोगों की तैयारी हुई है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, आप लोगों का दिन मंगलमय हो।